बालाघाट सहित समूचे मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। मतदान के बाद अब सभी की नज़रें, आम लोगों की कहे या फिर मतदाताओं की नज़रें 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है। आज शाम 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद कई टीवी चैनल और मीडिया से संबंधित एजेंसियां अपना एग्जिट पोल लेकर आ रही है। उसमें किस आधार पर, दलीय आधार पर, जिलेवार कौन सी पार्टी इस चुनाव में सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी, इसका अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ एग्जिट पोल गलत भी हो जाते हैं तो कुछ सही भी हो जाते हैं। ऐसे तमाम एग्जिट पोल्स के बीच बालाघाट से भी बीजीटी मीडिया की ओर से मैंने भी अपने इस चुनावी दौरे के आधार पर लोगों का जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर बालाघाट ज़िले की 6 सीटों का एग्जिट पोल तैयार किया है। यह एग्जिट पोल मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट होगा, हो सकता है इसमें कुछ कमियां भी हो, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है और ना ही कोई साइंटिफिक आकलन करने का, गणना करने का कोई मॉनिटर है। इन परिस्थितियों के बीच ये जो एग्जिट पोल बीजीटी मीडिया की ओर से आज आप लोगों के बीच मैं लाने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मेहनत है। और हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम से पहले, आचार संहिता से पहले और उसके बाद में और मतगणना के बाद में जो पब्लिक ओपिनियन हमारे बीच आया है, जो पब्लिक का फीडबैक आया है, उसी आधार पर यह एग्जिट पोल पूरी तरह से तैयार किया गया है। इस एग्जिट पोल के लिए हमने लगभग 6000 किलोमीटर बाइक से रनिंग की है। मेरे साथ एकमात्र मेरे कैमरामैन रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं रहा है। पब्लिक केवल और केवल पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से हम एग्जिट पोल तैयार करने जा रहे हैं। और इस एग्जिट पोल की शुरुआत हम बैहर विधानसभा से करेंगे, जो कि 108 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ से 3 प्रत्याशी मैदान में थे प्रमुखतः, वैसे तो और भी प्रत्याशी थे, लेकिन 3 प्रमुख प्रत्याशी, जिनमें कांग्रेस से संजय सिंह उइके जो कि 2 बार के रनिंग विधायक है, और उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी से भगत सिंह नेताम, वो भी पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन वे लगातार हारते हुए आ रहे हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया, तो वो इस मैदान में थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, चूँकि यह रिजर्व सीट है, तो यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से भी एक उम्मीदवार थे, फतेह सिंह कमलेश। तो इन 3 उम्मीदवारों के बीच इस सीट पर मुकाबला हुआ है। इस मुकाबले के बाद, वोटिंग के बाद जो पब्लिक का फीडबैक आया है, जो पब्लिक का ओपिनियन आया है, उसमें गढ़ी रीजन से कांग्रेस को बढ़त का अनुमान है। वैसे ही दक्षिण बैहर से भी कांग्रेस को एक बड़ी लीड का अनुमान है। मिडिल क्षेत्र में अगर हम बात करें, मध्य क्षेत्र की बात करें, सेंटर पॉइंट की बात करें, तो बैहर सिटी में बीजेपी को बढ़त का अनुमान है। मलाजखंड नगर पालिका से आगे दमोह से साले टेकरी तक बीजेपी को मामूली बढ़त का अनुमान है। लेकिन निचले इलाके में, शहर के और मलाजखंड नगरीय क्षेत्र के निचले इलाकों में और कान्हा जो कोर जोन है उससे लगे हुए बफर इलाके में जो मुक्की का एरिया है, इनमें भी कांग्रेस को टक्कर के बीच थोड़ा बहुत अंतर से बढ़त का अनुमान है। इस आधार पर हमने इस एग्जिट पोल में ये देखा है कि यहाँ पर संजय सिंह उइके जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो लगभग 14,000 से लेकर 17,000 मतों के अंतर से यहाँ पर एक बार फिर से विधायक निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये हो गई बैहर विधानसभा की बात। अब हम आपको ले चलते हैं लांजी विधानसभा की ओर। लांजी विधानसभा 109 जनरल विधानसभा है। यहाँ से कांग्रेस से 2 बार की विधायक हिना कांवरे, जो कि बड़ी नेत्री है कांग्रेस में, बड़ा चेहरा है, इनका फोकस अन्य सीटों पर भी था, लेकिन इन्होंने अपनी विधानसभा में भी अपने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर काफ़ी यहाँ पर चुनाव में स्ट्रगल किया, हम कह सकते हैं, काफ़ी प्रचार किया। और उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि चुनाव के पहले आचार संहिता से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी सीट जो है, प्रत्याशी जो है, वो डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ पर जो कि पहले भाजपा ही रहे, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके राजकुमार कर्राहे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया, और वे लगातार यहाँ पर कांग्रेस के विरुद्ध अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते रहे।
स्ट्रगल भी काफ़ी उन्होंने किया है इस सीट पर। इन सब के बावजूद उन्होंने काफ़ी यहाँ पे टक्कर देने का प्रयास किया है कांग्रेस की 2 बार की विधायक हिना कांवरे को। हमने जब इस सीट पर पब्लिक का फीडबैक लिया, जब ओपिनियन लिया, तो हमें ये समझ में आया, मतगणना से पहले भी काफ़ी हमने यहाँ पर ओपिनियन लिया और मतगणना के बाद फीडबैक लिया है, तो हमें ये समझ में आया है कि लांजी क्षेत्र जो शहर मुख्यालय है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है, जो कि भाडरा अंचल कहलाता है, इस अंचल में चूँकि यह सामाजिक वोटों से भी जुड़ा हुआ गणित यहाँ पर समझ में आता है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोधी समाज का वोटर है, तो उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी पर काफ़ी अपना प्यार दिखाया है। भाडरा रीजन में वे यहाँ पर कम से कम लांजी शहर मुख्यालय से लेकर आसपास के क्षेत्रों से 5 से 6 हज़ार की लीड पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन वैसे ही हम दूसरी ओर से अगर हम बात करें तो बूथ नंबर 1 कसंगी से लेकर आपका हट्टा के आगे डूंडे कसा, मोहगांव खुर्द, भालवा, सुसवा, बेनेगांव, जानवा, लवेरी, इन क्षेत्रों के अगर हम आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता, किन्ही और किन्ही तक अगर हम आते हैं तो यहाँ पर, और उसके आगे भक्कू टोला होते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की जो विधायक है और प्रत्याशी है हिना कांवरे, उन्हें कम से कम 9 से 10 हज़ार की लीड यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे ही अगर हम जंगल पट्टी की बात करें तो कवर्धा छत्तीसगढ़ का ज़िला है, उसके बॉर्डर से सटे हुए खमारडी, केराडी, हर्राडी, देवलगांव, सतुछड़ी, नरपी और अन्य जो इधर के गांव है, बेलगांव, लोड़ामा, घोटी, नंदोरा, लांजी के आते तक, इस क्षेत्र में भी हिना कांवरे को लगभग 4 से 4.5 हज़ार और 5 हज़ार के बीच की लीड दिखाई दे रही है। अब जो बाघ नदी वाला किनारा है, इस इलाके की अगर हम बात करें और किरनापुर शहर की बात करें तो किरनापुर शहर में राजकुमार कर्राहे को बढ़त है, मामूली बढ़त है। पिछली बार की तुलना में बीजेपी के मुकाबले राजकुमार कर्राहे को यहाँ पर भी अच्छा वोट मिला है। लेकिन जो बाघ नदी वाला किनारा है, जरई से लेकर यदि हम सीधा लाड़सा देवलगांव तक जाए, बीच का भानेगांव शहर वाला जो इलाका, छोटे छोटे बड़े गांव वाला इलाकों को छोड़ दे, तो यहाँ से बढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, पानगांव है, मुंडे कसा है, और भी यहाँ पर बहुत सारे गांव है, मोहजरी है, इन सारे जो गांव है, बड़े गांव है, इनमें दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने मिल रही है। मतलब टफ फाइट है दोनों के बीच, और टफ फाइट के बीच ये कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर कौन कितने हज़ार वोटों की लीड लेगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर मुकाबला टफ है। इस आधार पर यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन आया है, वो यहाँ पर कैलकुलेशन ये आया है कि यहाँ पर 2 बार की विधायक हिना कांवरे कम से कम, मार्जिन कम हो रही है पिछली बार की तुलना में, लेकिन कम से कम 5 से लेकर 8 या फिर 6 से लेकर 9 हज़ार की लीड से यहाँ पर वो भाजपा के प्रत्याशी को पराजित कर सकती है। ये लांजी सीट का आकलन हो गया। तीसरी सीट परसवाड़ा है, जो कि 110 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से पूर्व विधायक कंकर मुजारे यहाँ मैदान में थे। पहले तो ये माना जा रहा था कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और अपना दमखम भी कई जगहों पर चुनाव प्रचार के दौरान दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कांवरे है, वो यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस की ओर से पिछले चुनाव में हार चुके मधु भगत, इनको मैदान में उतारा गया। ऐसे 3 चेहरों के बीच यहाँ पर फाइट हुई है। यदि हम यहाँ पर देखें तो मंत्री के खिलाफ एक आक्रोश लोगों में देखने मिला, और इस आक्रोश के चलते जो है कंकर मुजारे का जो वोट है, जो कोर वोट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के दम पर कहे बढ़त नहीं बना रही, बल्कि लोगों के आक्रोश और कंकर मुजारे का जो वोटर्स है वो शिफ्ट होने के चलते यहाँ पे बढ़त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ासकर परसवाड़ा और लामता चांगोटोला वाले रीजन में। तो यहाँ पर कम से कम मधु भगत 8 से 9 हज़ार की लीड इन दोनों क्षेत्रों से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। 12 हज़ार तक भी ये लीड जा सकती है। वैसे ही अगर हम हट्टा और रजेगांव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ के बूथों पर पिछले चुनाव में जो राज्य मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रामकिशोर कांवरे, इनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है। यहीं से उन्होंने लीड लिए और लगभग
9 से 10 हज़ार वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता था। लेकिन इस बार के चुनाव में हुआ यह कि जो बालाघाट का ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर जो कंकर मुजारे का परंपरागत वोटर्स है वो कांग्रेस की वोट शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है। हमें आकलन में ये देखने मिला है और ये अधिकांश बूथों पर ये समझ में आया है। उसके अलावा जो हट्टा के आसपास का इलाका है, इस क्षेत्र में भी ओवरऑल कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। उन्होंने मंत्री जी की जो लीडिंग रही है पिछले चुनाव की, उनको कहीं ना कहीं बराबरी पर लाने का प्रयास किया है। सेम इसी तरह की पोजीशन रजेगांव इलाके में देखने मिली। यहाँ पर भी टफ फाइट हुई, लेकिन टफ फाइट के बीच जो पिछली बार की लीडिंग रही है मंत्री रामकिशोर नानोकावरे की, उनकी लीड को समतुल्य लाने का प्रयास यहाँ पर मधु भगत ने ओवरऑल किया है। इस तरह से अगर हम परसवाड़ा विधानसभा के एग्जिट पोल की बात करें या जो आकलन हमें आया है, जो पब्लिक का फीडबैक आया है, उस आधार पर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर कम से कम 8 से 11 हज़ार की लीड पर वर्तमान में मधु भगत दिखाई दे रहे हैं। तो 3 सीटों का कैलकुलेशन और आकलन हमने आपको बताया है। आगे हम आपको बढ़ाते हैं, ले चलते हैं बालाघाट विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 111, मतलब 111 कॉन्स्टिट्यूंसी बालाघाट में कांग्रेस ने सपा से पहले चुनाव लड़ रही अनुभा मुज्जारे को चुनाव से ठीक 7 महीने पहले कांग्रेस में लाया और उन्हें यहाँ पर एक प्रमुख चेहरे के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी है, विधायक है और मंत्री भी है, उनके खिलाफ में उन्हें मैदान में उतारा। अनुभा मुज्जारे ने पिछले चुनाव के अनुभव के आधार पर इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दिया। चुनाव प्रचार भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहा उनका। कांग्रेस में आने के बाद वैसे ही लोगों का झुकाव उनकी ओर रहा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बालाघाट का ग्रामीण इलाका है, बालाघाट विधानसभा का शहर के निचले वाला इलाका, जिसमें बोदा, खैरी, कुम्हारी, भटेरा, आपका बघोली हो गया, औलाझरी है और इन गाँव में भरवेली है, हीरापुर है, इन गाँव में जो 23,500 के समथिंग वोट पड़ा है, इसमें अनुभा मुज्जारे कम से कम हमारे फीडबैक में, हमारे आकलन में 7,500 से 8,000 की लीड लेते हुए नज़र आ रही है। शहर में करीब 49,000 के आसपास वोट पड़ा है। इस 49,000 के वोट में पहले तो अनुभा मुज्जारे की लहर के चलते ऐसा लग रहा था कि अनुभा मुज्जारे शहर में भी काफ़ी बढ़त बनाएगी, लेकिन मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने यहाँ पर अपना प्रचार जो है अपने हाथ में लिया। उनके कार्यकर्ता, उनकी टीम और पूरा संगठन, सामाजिक संगठन के अलावा दूसरे संगठनों में भी, धार्मिक संगठनों में भी उनके लिए कुछ इंटरनली काम किया है, ऐसी जानकारी आ रही है और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी काम हुआ है। इस आधार पर मंत्री जी ने यहाँ की उनकी जो लीड चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले जो समझ में आ रही थी, उसको काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया है। अगर शहर में हम ओवरऑल अगर हम बढ़त की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है बीजेपी के उम्मीदवार भी 1,500 की बढ़त ले ले या फिर अनुभा मुज्जारे भी 500 से 1,000 की बढ़त ले सकती है। यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल टफ फाइट हुई है शहर के 49,000 जहाँ वोट पड़े हैं यहाँ पर। अब दूसरा क्षेत्र हम लालबर्रा को ले लेते हैं। लालबर्रा पहुँचने के पहले दाई ओर, सड़क के दाई ओर और बाई ओर, अगर हम बाई ओर बात करें तो यहाँ पर गौरीशंकर बिसेन जी का गढ़ रहा है। खमरिया वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र में काफ़ी उनका गर्रा के आगे से आपका लेंडेझरी, उनका जो पैतृक गांव है, वहाँ से लेकर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे लगातार वे बढ़ते हुए जाते हैं। यहाँ पर लीड हमेशा से उनकी काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में ओवरऑल उन्हें यहाँ पर 2,500 से 3,000 या फिर बमुश्किल 4,000 की लीड ही मिलती हुई नज़र आ रही है। वैसे ही अगर हम दाई ओर बात करें, जो मोहगांव धपेरे वाला इलाका है, धपेरा वाला इलाका है, खामघाट खिर्री वाला इलाका है, बनगंगा नदी के किनारे वाला इलाका है, जामटोला तक अगर हम कहें, छिंदलई तक कहें, इस क्षेत्र में अनुभा मुज्जारे का भी जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल पिछले चुनाव की से काफ़ी मजबूत रहा है और इसी मजबूती के चलते यहाँ पर भी अनुभा मुज्जारे कहीं न कहीं गौरीशंकर बिसेन से मामूली वोटों से अंतर के बढ़त में नज़र आ रही। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बढ़त मिल रही है और शहर से, और जो शहर के निचले इलाके वाला बालाघाट का ग्रामीण इलाका है, यहाँ की बढ़त को अगर हम कैलकुलेट करें तो इस आधार पर यहाँ पर अनुभा मुज्जारे कम से कम 7 से 10,000 वोटों से विजय होते हुए नज़र आ रही है। ये एग्जिट पोल है, ना कि
एग्जैक्ट पोल है और यहाँ पर एस्टिमेटेड मार्जिन ऑफ लीडिंग को भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बालाघाट में सिनारियो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पर अनुभा मुजारे कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो मंत्री से आगे निकलते हुए नज़र आ रही है और कम से कम 7 से 10 हज़ार वोटों की लीड इस विधानसभा क्षेत्र से वो ले सकती है। अगली विधानसभा है बारासिवनी, काफ़ी प्रमुख विधानसभा है, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 112। यहाँ से कांग्रेस ने एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जिन्हें लेकर चुनाव के पहले सारे लोग जो है यही मानकर चल रहे थे कि ये काफ़ी कमज़ोर कड़ी है कांग्रेस की, काफ़ी कमज़ोर साबित होंगे भाजपा के प्रदीप जायसवाल के मुकाबले। लेकिन जब चुनाव सरगर्मी बढ़ी और जब चुनाव प्रचार तेज़ी से बढ़ा, तब विक्की पटेल ने इस क्षेत्र में जो मंत्री है प्रदीप जायसवाल, उनको कड़ी टक्कर दी है। पूर्वी क्षेत्र में जहां गढ़ रहा है प्रदीप जायसवाल जी का, एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदीप जायसवाल जो है कांग्रेस से 3 बार के विधायक रहे हैं। चौथी बार वो निर्दलीय विधायक रहे थे, लेकिन एक चुनाव बीच में हार भी गए थे और इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। यूँ कहे कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलनाथ, उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उनकी अस्वीकार्यता के चलते ही जो प्रदीप जायसवाल है वो भाजपा में चले गए और भाजपा से उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शन जब कंटेस्ट किया, कुछ बीजेपी से जुड़े चेहरे उनके प्रचार में आए और उन्होंने काफ़ी यहाँ पर एट्रैक्टिव मूड में या बीजेपी का दामन थामने के बाद में काफ़ी आकर्षक ढंग से चुनाव लड़ा। वैसे तो हमेशा चुनाव आकर्षक ढंग से लड़ते हैं क्योंकि लंबे समय के विधायक भी रहे हैं, पैसा है, सारी चीज़ थी उनके पास। कोशिश उन्होंने भरसक की है, लेकिन जो खैरलांजी रीजन है, इसी रीजन में उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान का अनुमान है क्योंकि इस क्षेत्र में हमने देखा कि जब यहाँ पे वोटिंग प्रचार चल रहा था, जो दिनी वाला जो इलाका है, दिनी से लेके भांडी तक का इलाका, इस क्षेत्र से हम जब आगे बढ़ते हैं डोंगरमाली तक, तो इस क्षेत्र में उन्हें ओवरऑल पिछली जो बढ़त रही है उस बढ़त के मुकाबले इस बार बढ़त नज़र नहीं आ रही है। तो ये पूर्वी रीजन हो गया बारासिवनी का। अब हम आगे बढ़ते हैं सिटी की ओर। जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी टफ फाइट हुई है सिटी में प्रदीप जायसवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच। इस टफ फाइट के बीच ये कैलकुलेशन और ये आकलन आया है, एक सिनारियो यहाँ पर चेंज होने का प्रयास हुआ है। कुछ जो प्रदीप जायसवाल से खपा लोग थे, उन्होंने भी इंटरनली यहाँ पर शहर में भी काफ़ी हद तक कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर टफ फाइट तो है, कहना मुश्किल है कि दोनों के बीच शहर के अंदर से कौन लीड लेगा। लेकिन एक जो पूर्वी क्षेत्र का हमने पहले आपको रीजन समझाया, यहाँ पर डोंगरमाली से एक युवा लड़के मनोज लिलारे ने भी चुनाव लड़ा और वो ऑटो निशान से चुनाव लड़े। उन्होंने घोटी, आरंभा और जो आपका डोंगरमाली वाला इलाका है उसके आसपास वाले इलाके में सीवन घाट हो गया, आसपास वाले इलाके में चंगेरा हो गया, इस आसपास वाले इलाके में काफ़ी हद तक बीजेपी के उम्मीदवार को प्रभावित किया और उनके वोटों को उन्होंने यहाँ पर कुछ हद तक प्रभावित करते हुए अपने पाले में लाने का प्रयास किया। इस आधार पर उनकी लीड जो है यहाँ पर कमज़ोर हो गई। अब हम आ जाते हैं पश्चिमी इलाके में, आगे बढ़ते हैं तो कटंगी से लगा हुआ जो इलाका है या फिर लालबर्रा के साइड वाला जो पोर्शन है, इससे लगा हुआ इलाका है, या कटंगी जाने वाले सीधे मार्ग का जो इलाका है कोचेवाही पट्टे में, इस क्षेत्र से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है जब भी चुनाव मैदान में उतरी है तो खैरलांजी रीजन और डोंगरमाली रीजन से पूर्वी क्षेत्र से हारते आ रही है, लेकिन इस क्षेत्र से हमेशा बढ़त में रही है। तो इस बढ़त में कितना कुछ नुकसान हुआ इसका आकलन अभी होना बाकी है, लेकिन जो पब्लिक फीडबैक हमें आ रहा है यहाँ पर भी कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान का अनुमान है। और इस आधार पर इस सीट पर हम विक्की पटेल की अगर हम जीत की मार्जिन को अगर देखें तो यहाँ पर वे कम से कम 3 से 6 हज़ार या फिर 4 से 7 हज़ार की लीड वो यहाँ पर प्रदीप जायसवाल पर बनाते हुए हमारे फीडबैक में, हमारे आकलन में और हमारे एग्जिट पोल में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि एग्जिट पोल उल्टा भी हो जाए, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईवीएम से जब मत जब बाहर आएगी उसके बाद में ही वास्तविक कैलकुलेशन होगा। ये केवल पब्लिक ओपिनियन के आधार पर और पब्लिक फीडबैक के आधार पर लिया गया एक आकलन है, एक एग्जिट पोल का आंकड़ा है। अंतिम सीट बालाघाट जिले की 113 नंबर विधानसभा क्षेत्र कटंगी, यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस चुनाव में देखने मिला है। भाजपा की ओर से यहाँ पर
गौरव सिंह पारदी जो कि युवा चेहरे हैं। पिछले चुनाव में उनका नाता वारासिवनी विधानसभा से जुड़ा रहा, लेकिन इस चुनाव से पहले ही हम कह सकते हैं कि पूरी 5 साल तक उन्होंने इस कटंगी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, तो उन्हें पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया और उन पर भरोसा जताया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक थे यहाँ पर टामलाल सहारे, उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया और उन्होंने स्वयं भी इच्छा यह जाहिर कर दी थी कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके स्थान पर कांग्रेस को एक बड़े चेहरे की दरकार थी। यहाँ पर पहले केसर बिसेन जो कि जिला पंचायत सदस्य है, उनका नाम काफ़ी उछला कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। प्रशांत भाऊ मेश्राम जो कि इस क्षेत्र में कांग्रेस में सम्मिलित पूरी तरह से नहीं हुए थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट की चाह में वे कांग्रेस के सिपाही की तरह काम करते हुए नज़र आ रहे थे, तो वो भी टिकट की चाह में थी। लेकिन अंतिम समय में यहाँ पर परिदृश्य बदला और लांजी की विधायक हिना कावरे के प्रयासों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भाजपा से पूर्व में सांसद रहे बोस सिंह भगत और विधायक भी रहे, उन्हें यहाँ पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा। एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। बोस सिंह भगत को बिल्कुल चुनाव से 25 दिन पहले हम कह सकते हैं उन्हें मैदान में उतारा गया और वे जब मैदान में आए तो यहाँ पर जो फाइट एक तरफा समझ में आ रही थी चुनाव के पहले, वो यहाँ पर बिल्कुल भीषण हो गई। कड़ी टक्कर इन दोनों के बीच यहाँ पर हुई, काफ़ी ज़ोर शोर से दोनों का चुनाव प्रचार चला। बोस सिंह भगत एक बोल्डर नेता के तौर पर उन्हें क्षेत्र में जाना जाता है। खैरलांजी क्षेत्र से वे आते हैं, लेकिन खैरलांजी रीजन की जो 30 पंचायतें हैं, इस पंचायतों में अच्छी खासी पकड़ है। इस क्षेत्र में पब्लिक का जो ओपिनियन आया है वो यहाँ से काफ़ी अच्छी लीड बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितनी लीड वो बना रहे हैं उतनी ही लीड कटेरा, उजाड़ बोपड़ी और कटंगी के निचले वाला जो पोर्शन है, इस क्षेत्र से गौरव सिंह पारदी को भी दिखाई दे रही है। ऐसी स्थितियों में यहाँ पर बिल्कुल भी यह आकलन नहीं किया जा रहा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा या कौन आगे नज़र आ रहा है, कौन पीछे नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम सेंटर पॉइंट में आते हैं, सिटी में आते हैं, कटंगी में, तो यहाँ पर व्यापारियों का भी वोट जो है दोनों वर्गों के दोनों प्रत्याशियों के बीच काफ़ी हद तक बटा है। दोनों को यहाँ पर बराबर ही देखने मिल रहा है। वही आसपास के इलाके में भी बोस सिंह भगत और गौरव सिंह पारदी के मध्य कुछ इसी तरह की फाइट हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो टफ फाइट हुई है, जो कड़ा मुकाबला दोनों के बीच हुआ है, इसका आकलन हमारे एग्जिट पोल में फ़िलहाल तो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण ये बन रहा है कि जो बसपा के उम्मीदवार थे विजय गुरजी, साथ में आम आदमी पार्टी के जो प्रशांत मेश्राम उम्मीदवार है और तीसरे उम्मीदवार जो कि कांग्रेस की ही जिला पंचायत सदस्य है केसर बिसेन, ये 3 प्रत्याशियों के ऊपर काफ़ी हद तक यहाँ का परिणाम निर्भर है। यदि ये 3 प्रत्याशी मिलकर 20,000 से अधिक मार्जिन, वोटों की मार्जिन पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरव सिंह पारदी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन यदि किसी कारणवश या इन प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों के प्रति जो आकर्षण होता है उसकी वजह से यदि वोटर्स का मोहभंग हो चुका होगा इस वोटिंग से पहले और जब वोट पड़े हैं, तो ये भी अनुमान निकाला जा रहा है कि जब अगर ये 20,000 के अंडर में ही अगर वोट ले रहे हैं तो यहाँ पर बोस सिंह भगत की जीत को भी नकारा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरह का समीकरण हमें कटंगी सीट पर देखने मिल रहा है और पब्लिक फीडबैक में और पब्लिक ओपिनियन में भी यही सारी बातें यहाँ पर क्लियरली निकल कर सामने आ रही है। तो 6 सीटों का हमने आपको आकलन बताया है, एक प्रकार से एग्जिट पोल बताया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट होगा या फिर करेक्ट होगा, कुछ इसमें कमियाँ हो सकती है, कुछ कमजोरियाँ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारे साथ कोई टेक्निकल एक्सपर्ट रहा है, ना ही कोई साइंटिफिक हमने आंकड़े जुटाए हैं। केवल जन चर्चाओं के आधार पर और पब्लिक का जो फीडबैक हमें मिला है, जो ओपिनियन मिला है, उसके आधार पर ये, और जितना मैं फील्ड में घुमा हूँ 6,000 किलोमीटर इस चुनाव में, उस आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन और एक आकलन करने का प्रयास आप सभी दर्शकों के लिए किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस एग्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर भी करेंगे, ध्यान भी देंगे और इसे बिल्कुल भी एग्जैक्ट पोल नहीं मानेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। क्योंकि ईवीएम के बाहर जब मत निकलेंगे और जब मतों की काउंटिंग होगी
तब हो सकता है कि इसमें हमारे कुछ आंकड़े छुए जा या फिर न भी छुए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, न कि एग्जैक्ट पोल है। तो इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, हमने जो फील्ड किया है, जो एरिया कवर्स किए हैं, जो रीजन्स में हम गए हैं, हर विधानसभा में लगभग 4 रीजन्स में हम गए हैं। इस आधार पर हमने पब्लिक जो माइंड है उसको रीड करने का प्रयास किया है, उनकी ओर से जो ओपिनियन हमें मिला है उसको रीड करने का प्रयास किया है, और जो फीडबैक मतदान के बाद मिला है उसको रीड करके हमने ये एग्जिट पोल तैयार किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।